पेप्टिक अल्सर पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि पिछला वीडियो साइज़ लंबी होने से, साइज़ ज़्यादा होने से वीडियो को हमने विथहोल्ड कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर, राइट। क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना। सेकंड पॉइंट है एब्डोमिनल बर्निंग, एब्डोमन में जलन होना। पेन इन द अपर मिडिल पार्ट ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के अपर मिडिल पार्ट में ही पेन होगा क्योंकि स्टमक तो अपर मिडिल पार्ट में ही सिचुएटेड होता है, राइट। हार्ट बर्न, ठीक है, एसिडिटी के कारण से ऐसा फील होगा कि हार्ट जल रहा है, क्योंकि ईसोफेगस में जब एसिड जाएगा तो चेस्ट बर्न होता है, उसी को हम हार्ट बर्न कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लिंचिंग, बेल्चिंग, ठीक है, इसके बाद है बेल्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ द फुलनेस, अनेबल टू ड्रिंक एज मच फ्लूइड, मतलब कि पर्सन को फील होगा कि उसका जो ओरल कैविटी से लगा के स्टमक तक का जो रूट है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो रूट है, उसमें कहीं ना कहीं उसको फुलफिलनेस फीलिंग होगी, कुछ भरा हुआ है। या वो जब पानी वगैरह निकलेगा, ठीक है, पानी जब ड्रिंक करता है तो उसे क्या हो जाएगा, पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। लॉस ऑफ द एपेटाइट, राइट, भूख की कमी हो जाना, क्योंकि सिक्रेशन की वजह से गैस्ट्रिक सेल्स डैमेज हो जाती है और एंजाइम्स वगैरह की अनुपस्थिति में डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट नहीं हो पाते, उस कारण से भूख भी कम हो जाती है। और यदि भूख बढ़ानी है तो एंजाइम्स को वापस सप्लीमेंट करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है नोजिया विदाउट वोमिटिंग। नोजिया या तो अकेली नोजिया हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, या फिर चक्कर आने के साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और वेट लॉस बिना किसी कारण के वेट लॉस इसमें होता है। तो ये क्योंकि एपेटाइट, भूख कम हो गई है, भोजन कम ले रहा है पर्सन, डाइजेशन कम हो रहा है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, नरिशमेंट कम होने से वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपैरिजन ऑफ द डिओडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। अब यहाँ पे क्या है, डिओडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको नोट्स में बता दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में लिख लूँगा, पर आपको नोट्स में देख के समझना है कि क्या डिफरेंस है। तो डिओडिनल में पहला एज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एज, क्योंकि डिओडिनल अल्सर जो है वो एबोव 50 साल से ज़्यादा के लोगों में पाया जाता है। यूजुअली 50 साल के लोगों में पाया जाता है, या एबोव 50 ईयर्स और एबोव 50 ईयर्स, इन लोगों में पाया जाता है। जबकि डिओडिनल अल्सर 30 से 60 साल की रेंज में लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें मेल फीमेल का जो रेशो है वो मेल फीमेल का रेशो, ठीक है, मेल फीमेल का रेशो जो है वो 2:1 है। मतलब यदि स्टडी करें 100 पर्सन के अंदर, ठीक है, तो यदि उसके अंदर 20 मेल हमको यदि डिओडिनल अल्सर के मिलते हैं तो 10 फीमेल मिल सकती हैं, राइट। ये इनका अनुपात है, मतलब कि मेल के अंदर डबल चांसेस हैं कि उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, ये गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर, और ये सेकंड है डिओडिनल अल्सर, राइट। गैस्ट्रिक अल्सर 50 मोर देन 50 और 50 ईयर्स की एज में होता है। डिओडिनल अल्सर 30 से 40 की एज में 30 से 60 की एज में होता है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर मेल और फीमेल का रेशो 2:1 रहता है, ठीक है, मतलब कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है मेल के अंदर डबल चांसेस रहते हैं, फीमेल में मेल के कंपैरिजन में कम चांसेस रहते हैं। और डिओडिनल अल्सर मेल के अंदर और ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 3:1 का अनुपात इसमें रहता है। इसके बाद है नॉर्मल टू हाइपो सिक्रेशन ऑफ स्टमक एसिड। इसके अंदर क्या होता है कि स्टमक एसिड जो है उसका सिक्रेशन या तो नॉर्मल होगा या फिर हाइपो होगा। स्टमक एसिड सिक्रेशन या तो नॉर्मल होगा या हाइपो होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि हाइपर सिक्रेशन होगा, हाइपर स्टमक एसिड सिक्रेशन होगा। स्टमक एसिड सिक्रेशन या नॉर्मल हो सकता है या कम हो सकता है, इसके अंदर सिक्रेशन हाइपर हो सकता है। ये दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें ध्यान रखने का है कि गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को आधे घंटे से 1 घंटे आफ्टर मील पेन होता है,
मील पेन, मतलब कि पर्सन ने खाना खाया, तो पर्सन ने जो खाना खाया है, मील लिया है उसने, ठीक है, उसने जो भी लंच किया है, डिनर किया, जो भी किया है, तो आधे से 1 घंटे बाद उसके अंदर पेन होता है, राइट। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने, यदि पर्सन को ऐसा कहे कि मुझे खाना खाने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर मेरे को पेन शुरू हो जाता है, राइट, तो उसको अपन कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। और यदि कोई ऐसा कहे कि मुझे खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, आधे से 1 घंटे के बाद नहीं, 2 से 3 घंटे के बाद पेन मुझको शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ड्यूओडिनल अल्सर, राइट। अब इस बीच में क्या रीज़न है, वो ये रीज़न है कि फूड कहाँ पे है। जैसे कि आपने 12 बजे खाना खाया, 12 बजे खाना खाया तो 12:30 और 1 बजे तक तो खाना कहाँ पे रहेगा, स्टमक में ही रहेगा, तो एसिड वहीं पे रहता है, ठीक है, और अल्सरेशन के कारण से पेन होता है स्टमक में। लेकिन 2 से 3 घंटे में वो फूड कहाँ मूव करेगा, ड्यूओडिनम की तरफ मूव करेगा, राइट। उस समय फिर ड्यूओडिनम में पेन होगा। तो जो ऑर्गन पहले आ रहा है उसमें पहले पेन शुरू हो जाता है, और जो ऑर्गन बाद में आ रहा है उसमें थोड़ा समय लगता है पेन शुरू होने में। नेक्स्ट है नो पेन एट आवर्स ऑफ द स्लीप। सोने के समय यहाँ पे नो पेन ड्यूरिंग स्लीप। स्लीपिंग के टाइम यहाँ पे पेन नहीं होता है, और यहाँ पे स्लीपिंग के टाइम पेन होता है। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग के समय यहाँ पे क्या होता है कि फूड जो है, ठीक है, यहाँ पे HCl प्रोडक्शन जो है वो कम रहता है। सोने के समय गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर HCl प्रोडक्शन कम रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि गैस्ट्रिक जो है, स्टमक जो है, सोने के समय यहाँ का जो ये फूड मटेरियल कंटिन्यूस जो है वो धीरे धीरे मूव करता है ड्यूओडिनम से। तो सोने के समय क्या होता है, फूड जब मूव करता है तो ड्यूओडिनम के थ्रू होके जाता है, तब ड्यूओडिनम का अंदर यदि अल्सर प्रेजेंट होंगे तो उसमें पेन होता है। तो ये थोड़ी डिटेल चीज़ें हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको मेरे को अलग से कॉल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, राइट। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल समझना है तो अच्छे से समझेंगे अपन। इसके अंदर मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि फूड लेने के बाद आधे से 1 घंटे में पेन होता है तो उस पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है, और फूड लेने के बाद 2 से 3 घंटे में होता है तो ड्यूओडिनल अल्सर है, राइट। और यहाँ पे सोने के समय यदि गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है तो क्लिनिकल फीचर क्या आ जाएगा, नो पेन ड्यूरिंग स्लीप। स्लीपिंग के टाइम गैस्ट्रिक अल्सर में पेन नहीं होता है, ठीक है। और ड्यूओडिनल अल्सर है तो स्लीपिंग के टाइम ड्यूओडिनल अल्सर में पेन होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में पेन क्यों नहीं होता है, क्योंकि सोने के समय गैस्ट्रिक के अंदर सिक्रेशन नहीं बनता है। सोते समय गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर सिक्रेशन नहीं बनता है। जब मीठे मीठे पकवान बनते हैं, खाना बन रहा है, भूख लग रही है, उस समय सिक्रेशन होता है, ठीक है, एसिड का। तो यदि गैस्ट्रिक के अंदर होगा अल्सर तो उसमें पेन होगा। ड्यूओडिनम के अंदर क्या होता है कि अल्सर कहाँ रहता है, ड्यूओडिनम के अंदर रहता है। तो फूड ड्यूओडिनम में जब जाएगा तो फूड ड्यूओडिनम में कब जाता है, नाइट के समय जाएगा, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे पेन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। इंजेक्शन ऑफ द फूड इंक्रीज द पेन, ठीक है। फूड यहाँ पे क्या होता है कि फूड के इंजेक्शन से, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड के लेने से, इंजेक्शन ऑफ फूड के इंटेक करने से यहाँ पे क्या होता है, पेन नहीं होता है। गैस्ट्रिक के अंदर क्या होता है, फूड के इंटेक करने से इंजेक्शन ऑफ फूड इंक्रीज द पेन। यदि स्टमक के अंदर अल्सर, अब मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूँ, आपके जैसे टॉपिक में लिखा है, बुक के अंदर लिखा है कि गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ द फूड इंक्रीजेज द पेन। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या लिखा है, ड्यूओडिनल अल्सर के अंदर क्या लिखा है, गैस्ट्रिक अल्सर में लिखा है इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड इंक्रीज द पेन। मतलब कि फूड के लेने से पेन बढ़ सकता है, ठीक है। आधे से 1 घंटे के बाद पेन होता है वो तो है, लेकिन यदि आप फूड ले रहे हो, सपोज करो पहले पेन हो रहा है और फूड ले रहे हो, तो फूड लेने से भी पेन बढ़ सकता है। किसमें, गैस्ट्रिक अल्सर में। और यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ फूड रिलीव द पेन, यहाँ पे उल्टा है, इंजेक्शन ऑफ फूड रिलीव द पेन। यहाँ पे पेन, मतलब कवि ये कहना चाहता है कि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर खाना खाने से पेन बढ़ रहा है और ड्यूओडिनल अल्सर में खाना खाने से पेन कम हो रहा है। तो दोनों के बीच में क्या रीज़न है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर तो
पेन बढ़ रहा है खाना खाने से और इसमें कम होता है। तो सपोज करो ये स्टमक है, ठीक है, और ये क्या है, ड्यूओडिनम है। अब मार्कर के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जो ग्रीन कलर है ये अल्सरेशन है, ठीक है। यदि पर्सन को यहाँ अल्सरेशन है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा, और यहाँ अल्सर है तो ये ड्यूओडिनम अल्सर कहलाएगा। अब जैसे कि पर्सन ने फूड लिया और ये फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक के अंदर आ गया, और स्टमक के अंदर आने से क्या होता है कि यहाँ पे एसिड तो सिक्रीशन है ही, ठीक है, एसिड तो सिक्रीशन है ही। अब क्या होता है कि फूड है, एसिड है, वो फूड के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे स्टेनोसिस ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जब आप फूड लेते हो और ये जब फूड से पूरा भर जाएगा उस समय यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्टमक क्लोज हो जाता है। क्यों हो जाता है, ताकि खाना कुछ देर तक यहीं पे रहे, फूड मटेरियल यहीं पे रहे, और यहाँ का एसिड इसके साथ रिएक्शन करके इसको ब्रेक डाउन कर ले, उसके लिए फूड यहीं पे रहता है। यदि गैस्ट्रिक अल्सर है तो फूड यहाँ पे है और एसिड भी यहाँ पे है, तो ये एसिड गैस्ट्रिक अल्सर को पेन क्रिएट करवाएगा। और यदि गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, ड्यूओडिनल अल्सर है, तो यदि आप फूड ले लेते हो, फूड लिया, अब जब ये फूड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, राइट, तो क्या होगा, जैसे कि फूड आपने लिया तो ये तो क्लोज हो गया, तो यहाँ का जो एसिड है वो यहाँ पे नहीं जा रहा था, तो पेन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से समझने के लिए फिर से मैं डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ कि ये स्टमक है, दो डायग्राम बना दे रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर का अलग डायग्राम और ड्यूओडिनल अल्सर का अलग डायग्राम। ये गैस्ट्रिक का हो गया, ये ड्यूओडिनम का हो गया। अब बॉडी का मैकेनिज्म रहता है कि जब आप फूड अंदर लेते हो उस समय ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है, क्योंकि फूड थोड़ी देर यहाँ पे रहेगा तो इसका डाइजेशन होगा। किसके साथ डाइजेशन हो जाएगा, यहाँ के एसिड के साथ डाइजेशन हो जाएगा। अब आपने क्या किया, पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है और आपने फूड लिया, तो पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है, आपने जैसे ही फूड लिया तो एसिड सिक्रीशन तो क्या हो गया, फूड लेने से एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है, राइट। ये भले क्लोज हो जाता है लेकिन एसिड सिक्रीशन तो बढ़ जाता है, और ये एसिड क्या करेगा, यहाँ पे पेन करेगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर इस तरह से पेन बढ़ गया। जबकि ड्यूओडिनल अल्सर में सपोज करो कि यहाँ पे अल्सरेशन है और आपने फूड लिया, जैसे ही फूड लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फूड को यहाँ पे रखना है अभी और डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पे भी सेम एसिड सिक्रीशन तो होगा, एसिड सिक्रीशन होगा, और ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, राइट। तो जब पेट खाली था तो ये एसिड कहाँ जा रहा था, ड्यूओडिनम में जा रहा था। जब ये पेट खाली था तब ये क्या था, ओपन था। जब आपने फूड नहीं लिया था तब तो ये ओपन था, तो यहाँ का सिक्रीशन कहाँ जा रहा था, ड्यूओडिनम में जा रहा था, और ड्यूओडिनम में पेन हो रहा था। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, फूड ले लिया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा और ये एसिड आगे नहीं जा सकता है। तो फूड लेने से क्या हो गया, स्फिंक्टर क्लोज हो गया और एसिड आगे नहीं गया, इसलिए यहाँ पे अल्सर है तो यहाँ पे पेन नहीं हुआ। यहाँ पे फूड लेने से स्फिंक्टर क्लोज हो गया, अल्सर यहीं पे है तो ये एसिड यहाँ पे पेन कर रहा है। इसलिए फूड लेने से यदि पेन बढ़ जाता है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, और फूड लेने से पेन कम हो जाता है तो वो ड्यूओडिनल अल्सर है। ये इसको थोड़ा मैंने और ज़्यादा क्लियर कर दिया, राइट। आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये सब क्या था, क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट। और आपके रिस्पॉन्स को देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव जैसे पॉइंट्स पे आपका इंटरेस्ट मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा और डिटेल नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे। इंजेक्शन ऑफ द फूड कैन इंक्रीज द पेन और इंजेक्शन ऑफ फूड कैन रिलीव द पेन, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद वोमिटिंग कॉमन रहती है, ठीक है। वोमिटिंग उसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वोमिटिंग रहती है, और ड्यूओडिनल अल्सर में वोमिटिंग अनकॉमन रहती है। किसी किसी पर्सन में वोमिटिंग हो जाती है, बाकी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हेमरेज इन द हेमरेज इज कॉमन। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर हेमरेज कॉमन रहता है, और ड्यूओडिनल अल्सर के अंदर हेमरेज किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। इसके बाद है हेमेटेमेसिस, वोमिटिंग के साथ ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो वोमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। और उसके अंदर ब्लड यदि होता है
तो वो मिलेना के साथ, मतलब स्टूल के रूप में, क्योंकि ड्यूओडेनम का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, तो स्टमक का यदि ब्लीडिंग होती है तो वो ऊपर वोमिटिंग के साथ आ सकती है, और ड्यूओडेनम उसके नीचे का स्ट्रक्चर है, इसलिए वो स्टूल के अंदर, मिलेना के अंदर ब्लड आ सकता है उसका। नेक्स्ट, परफोरेशन वेरी लेस। गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन नहीं होता है, ड्यूओडेनल अल्सर में परफोरेशन हो सकता है क्योंकि उसकी दीवार है वो पतली रहती है। नेक्स्ट, ओकेजनली मेलिग्नेंसी अकर्स, ठीक है, और इसमें रेयर होता है। मेलिग्नेंसी का मतलब ये है कि ये जो अल्सरेशन है ये गैस्ट्रिक अल्सर में ये फैल सकते हैं। ओकेजनली मेलिग्नेंसी अकर्स, ठीक है, और ड्यूओडेनल में अल्सरेशन ज़्यादा फैलने की संभावना कम रहती है, उसमें रेयर रहती है। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स आर गैस्ट्राइटिस, एल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, NSAID, ये सब गैस्ट्रिक अल्सर के रिस्क फैक्टर है। और ब्लड ग्रुप O, COPD और लिवर सिरोसिस, इस तरह की जो कंडीशन है वो ड्यूओडेनल अल्सर के लिए रिस्क फैक्टर है। ये दोनों में डिफरेंस था, राइट। और दोनों में डिफरेंस यूनिवर्सिटी पूछती नहीं है, पर आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था। यदि ड्यूओडेनल अल्सर के स्पेशल क्लिनिकल फीचर पूछे तो आपको ये जो आपके राइट साइड में जो टेबल है उसको लिख लेना है, और गैस्ट्रिक अल्सर के क्लिनिकल पूछे तो लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसे लिख लेना है, राइट। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टेबल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो क्लिनिकल फीचर्स को हटा के हम लिख लेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, राइट। पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, राइट। तो डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट है हमारा ब्लड टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या लेते हैं, ब्लड टेस्ट। और ब्लड के अंदर हम क्या देखते हैं, H. पाइलोरी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट और नॉट। ब्लड के अंदर हम क्या देखेंगे, H. पाइलोरी बैक्टीरिया है कि नहीं है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फर्स्ट है ब्लड टेस्ट, और आपके नोट्स में मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ब्लड के अंदर क्या चेक करना है कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट के अंदर भी हम रेडियो एक्टिव कार्बन एटम यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट द H. पाइलोरी। तो आपको सिर्फ ब्रीथ टेस्ट लिख के यही लाइन लिखनी है कि रेडियो एक्टिव कार्बन एटम इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, और इससे हमको ये पता चलता है कि H. पाइलोरी कितना इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। बस इतना इनफ है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है, जैसा कि नोट्स में लिखा है, टू स्टूल एंटीजन टेस्ट। स्टूल एंटीजन टेस्ट मीन्स जो पर्सन का स्टूल है उसके अंदर H. पाइलोरी नामक एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, तो स्टूल टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं, राइट। चौथा है एक्सरे। चौथा क्या है, एक्सरे। एक्सरे किसका, स्टमक का, एब्डोमेन का एक्सरे, अपर एब्डोमेन का एक्सरे, राइट। उससे हमको ये पता चलता है कि इसोफेगस या स्टमक की लाइनिंग में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, राइट। उसके बाद है फोर्थ बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो टेस्ट या बेरियम टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं, बेरियम टेस्ट या बेरियम स्वेलो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक चौकी लिक्विड, मतलब चौक का पाउडर हो, ठीक है, चौक को घोल के किसी ने बनाया हो, वैसा हमको चौक कलर का या मिल्क टाइप का हमको एक लिक्विड दिया जाता है पर्सन को, राइट। और ये क्या है, एक तरह से बेरियम लिक्विड है। इस बेरियम लिक्विड को पेशेंट को ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए दिया जाता है, और ये लिक्विड जो है जैसे ही पर्सन इसको ड्रिंक करता है तो इसके इसोफेगस से होता हुआ जब स्टमक में जाएगा तो जहाँ पर भी नॉर्मल लेयर है वहाँ पे ड्रिंक अटैच हो जाता है, और अल्सरेशन को अलग से ये हाईलाइट करके बताता है, डिफरेंट करके बताएगा। तो अल्सरेशन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से साइड पर हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, कितनी साइज़ में बड़े हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, वो सारी स्टडी करने के लिए बेरियम टेस्ट किया जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये सब हो गया। कुछ डायग्नोस्टिक तो टेस्ट तो रिपीट हो रहे हैं जो आपने गैस्ट्राइटिस के अंदर भी देखे होंगे, राइट। इसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट के लिए पहला हम लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन्स क्या क्या चलेंगी, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा रहता है कि जितनी भी मेडिसिन्स आपने गैस्ट्राइटिस में
प्रिस्क्राइब करी है, राइट। जितनी भी मेडिसिन गैस्ट्राइटिस के अंदर बताई है वो सारी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो पिछले वीडियो को देखना, आप पिछली क्लास को देखना, उसमें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है, ठीक है। उसी को मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। नोट्स कैसे लिखने हैं, समझना कैसे है, सारी चीज़ मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि पहली हम देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, सेल के अंदर एसिड फॉर्मिंग पार्ट है उसको ब्लॉक करने का काम करता है। कौन? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिसिन। और इसके एग्जाम्पल हैं ओमेप्राजोल, लेस्नोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ठीक है, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। इस तरह के जो ड्रग हैं ये इसमें दिए जाते हैं। इसमें मैंने अंडरलाइन कम करी है, इसके पहले वाले जो नोट्स है उसके अंदर अंडरलाइन ज़्यादा है। नेक्स्ट है एंटाएसिड। एंटाएसिड वो मेडिसिन है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, जैसे कि उसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रेट एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशिया। ये सब क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड कैटेगरी अपन दे सकते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। अब एच पाइलोरी एक तरह से बैक्टीरिया है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो स्पेशली अपन एमॉक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन नाम की मेडिसिन सबसे पहले देते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी का मतलब ये है कि बिस्मथ, सबसाइलेट, एग्जाम्पल ये पेप्टोबिस्मोल, ये इस तरह की जो मेडिसिन हैं ये यदि हम साथ में देते हैं, साथ में चलाएं तो ट्रिपल थेरेपी कहलाती है, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, मेट्रानिडाजोल और बिस्मथ जैसे कंटेंट साथ में दिए जाते हैं। इसके बाद है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का वही है, सेम रिपीट हो रहा है, मतलब आप जो भी ड्रग दे रहे हो वो ड्रग थेरेपी कहलाती है, ठीक है। इसका पॉइंट अलग से लिखने का इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, फिर भी ड्रग थेरेपी का आप हेडिंग के अंदर एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल ये चीज़ें आप लिख सकते हो, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देना है। कभी कभी क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड के सिक्रेशन होने से, इरिटेशन होने से इन्फ्लामेशन हो सकता है और इन्फ्लामेशन से गैस्ट्राइटिस होता है। तो गैस्ट्राइटिस को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम NSAID देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि लंबे समय तक NSAID चलता है तो पेशेंट को एसिडिटी और अल्सरेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर हम यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों दे रहे हैं? इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दे रहे हैं, राइट, और पेन को रिलीफ करने के लिए देते हैं। एल्गिनेट्स ये मतलब है कि जिन पर्सन को एसिड रिफ्लेक्स आते हैं, जैसे कि ये इस इसोफेगस है और ये गैस्ट्रिक है। अब जब ये रिफ्लेक्स करता है तो यहाँ का एसिड ऊपर जाएगा, राइट, यहाँ का एसिड ऊपर जाएगा और यहाँ पे इसोफेगस के अंदर भी अल्सरेशन क्रिएट कर सकता है। तो रिफ्लेक्स को रिड्यूस करने के लिए, रिफ्लेक्स को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? एल्गिनेट्स देते हैं। तो एल्गिनेट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एल्गिनेट हेल्प रिलीविंग द इंडाइजेशन कॉज्ड बाय द एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स होने से जो इंडाइजेशन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए हम एल्गिनेट्स देते हैं, राइट। ये एक तरह से मेडिसिन है जो कि दी जाती है। इसके बाद है H2 रिसेप्टर्स। H2 रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल हैं सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, और ये सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फोमेटिडिन, इस तरह के जो टिडिन मेडिसिन है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी या H2 इनहिबिटर्स भी इनको कहते हैं, और ये एसिड प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट, मतलब कि जो आपके लेयर के यहाँ की जो सेल्स है इनको प्रोटेक्ट करने वाले, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा फैट सॉल्यूशन आ जाए तो ये एसिड से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो उन सेल्स को बचाने वाले जो एजेंट हम देते हैं उनको हम साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट कहते हैं, जैसे कि सुक्राल फैट और मीजोप्रोस्टोल। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताई हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है सर्जिकल मैनेजमेंट, राइट। गैस्ट्राइटिस यदि आपने अच्छे से देखा है तो सारी मेडिसिन मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, और सर्जिकल मैनेजमेंट को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, तो पेप्टिक अल्सर के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या सर्जरीज की जाती हैं। तो पहली सर्जरी है वेगोटोमी।
वेगोटोमी। फर्स्ट सर्जरी क्या है? वेगोटोमी। अब देखिएगा किस तरह से वेगोटोमी की जाती है और पेप्टिक अल्सर से राहत दी जाती है, राइट। तो वेगोटोमी हो गया। और वेगोटोमी कैसे करेंगे? तो ये स्टमक हो गया, स्टमक से ये वेगस नर्व आई, ठीक है, अंदर नहीं आती है, ये स्ट्रक्चर के बाहर से आती है, राइट। वेगस नर्व आई और ये वेगस नर्व सप्लाई कर रही है स्टमक को। अब वेगस नर्व जो है इसको यदि हम कट कर देते हैं तो ये एसिड सिक्रीशन को क्या करेगी? बंद कर देगी। एसिड सिक्रीशन इसके अंदर नहीं होगा, और एसिड सिक्रीशन जब नहीं होगा तो यहाँ पे अल्सरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कटिंग द वेगस नर्व इट इज कॉल्ड वेगस नर्व इट इज कॉल्ड वेगोटोमी, ठीक है। ये वेगोटोमी सर्जरी हो गई, ठीक है। वेगस नर्व को इसमें कट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दे रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एंट्रेक्टोमी, राइट। सेकेंड सर्जरी जो है वो है एंट्रेक्टोमी। अब एंट्रम, ये वर्ड आया है एंट्रम से। जो स्टमक है, स्टमक का जो एंट्रम पार्ट है, राइट, एंट्रम से हम क्या करते हैं? इसको एंट्रम पार्ट को रिमूव करते हैं। दिस इज ऑफन डन कंजक्शन विद द वेगोटोमी। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल द पार्ट ऑफ द स्टमक दैट इज कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। स्टमक के पार्ट को हम यदि रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एंट्रेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी क्या चीज़ है? तो यहाँ पे पाइलोरोप्लास्टी में क्या किया जाता है? जैसे कि ये स्टमक है और स्टमक से यहाँ पे ये पाइलोरस है और ये डिओडिनम है। ये क्या है? पाइलोरस है, राइट। इस पाइलोरस को क्या किया जाएगा? एनलार्ज किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? एनलार्ज किया जाएगा। इस पाइलोरस को बड़ा किया जाएगा। पाइलोरस को जैसे ही बड़ा किया जाएगा तो इजीली एसिड जो है वो आगे मूव कर लेगा, एसिड आगे मूव कर लेगा और स्टमक और डिओडिनम को परेशान नहीं करेगा, अल्सर नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर्जिकली एनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस दैट इज कॉल्ड द पाइलोरोप्लास्टी। सर्जिकली एनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस दैट इज कॉल्ड द पाइलोरोप्लास्टी, राइट। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। दिस प्रोसीजर आल्सो इज द सम टाइम डन विद द वेगोटोमी। इसमें वेगोटोमी किया जाता है क्योंकि सेंसेशन भी नहीं हो, ठीक है। सर्जरी के साथ वेगोटोमी किया जाता है। इट इनलार्जेस द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड डिओडिनम। स्टमक और डिओडिनम के बीच में जो ओपनिंग थी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो जहाँ पे पाइलोरस बता रखा है, ठीक है, उस पाइलोरस को सर्जिकली ओपन करके उसको एनलार्ज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट दो सर्जरी आती है, बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2। ये सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आराम से पढ़ेंगे, राइट। बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2। बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2 दो सर्जरी आती है, ठीक है। और दो सर्जरी का नाम ऐसा क्यों रखा है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो बिलरोथ 1 में क्या होता है? ये स्टमक है और यहाँ से ये क्या हो गया? डिओडिनम है, राइट, और ये क्या हो गया? जेजुएनम है, राइट। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ओनली स्टमक के पार्ट को रिमूव करके, रिमेनिंग पार्ट को, स्टमक के पार्ट को रिमूव करके यहाँ पे इन दोनों को सूचर कर दिया जाएगा। तो क्या किया यहाँ पे? किया क्या अपन ने कि फॉर्मेशन अ न्यू ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड डिओडिनम। स्टमक और डिओडिनम के बीच में पार्ट को, स्टमक के पार्ट को रिमूव करके एक नई ओपनिंग बना दी है, राइट, नई ओपनिंग बना दी है। तो ये क्या हो गया? इस सर्जरी का नाम हो गया गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी, ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। गैस्ट्रो और डिओडिनो दोनों के बीच में अपन ने पीस को, पाइलोरिक एरिया को और उसको कट करके स्टमक को डिओडिनम के साथ जोड़ दिया है, ओस्टोमी बना दिया, दोनों के बीच में ओपनिंग बना दिया, सर्जिकली ओपनिंग बना दी है। तो गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी ये तो हो गया बिलरोथ 1। और बिलरोथ 2 में क्या किया जाता है? बिलरोथ 2 में बता देता हूँ। बिलरोथ 2 में इसी डायग्राम के अंदर बता देता हूँ। इसमें क्या किया जाता है? चलो डायग्राम दूसरा बना देते हैं। बिलरोथ 2 में क्या किया जाता है? ये स्टमक है, ये डिओडिनम है, राइट, स्टमक है, डिओडिनम है और ये जेजुएनम है। यहाँ पे भी मैंने यही बताया था, स्टमक है, डिओडिनम है,
ये क्या है, जेजुएनम है। इसी तरह यहाँ बता रहा हूँ स्टमक है, डिओडिनम है, ये जेजुएनम है, राइट। अब क्या हमने बिलरोथ फर्स्ट में क्या देखा कि स्टमक और डिओडिनम के बीच में पार्ट को रिमूव करके हमने सर्जिकली वापस उसको जोड़ दिया है, तो ये कहलाता है ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड डिओडिनम, तो गैस्ट्रो डिओडिनोस्टोमी, राइट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टमक है, स्टमक को डायरेक्टली जेजुनम से जोड़ दिया जाता है और इसकी छुट्टी कर दी जाती है, किसकी, डिओडिनम की छुट्टी कर दी जाती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है या इसको पैक कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना देंगे, किसके बीच में, इसके अंदर। तो सर्जरी का नाम क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। सर्जरी का नाम क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी, स्टमक को डिओडिनम के साथ जोड़ना, तो बिलरोथ फर्स्ट। स्टमक को डिओडिनम को बाईपास करके जेजुनम के साथ जोड़ देना, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ठीक है। जीडी ओस्टोमी और जीजे ओस्टोमी, ये दोनों इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ओके। एक लास्ट सर्जरी है, एक और सर्जरी है, उस सर्जरी का नाम है गैस्ट्रेक्टोमी, राइट। गैस्ट्रेक्टोमी नेक्स्ट सर्जरी है, गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें क्या होगा, जैसा कि नाम बता रहा है ना, नाम क्या बता रहा है, रिमूवल ऑफ द गैस्ट्रिक, मतलब कि रिमूवल ऑफ द स्टमक, इट इज कॉल्ड द गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये गैस्ट्रेक्टोमी इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इन दिस सर्जरी, द एंटायर स्टमक, ठीक है, एंटायर स्टमक इज रिमूव्ड, ठीक है। यदि एंटायर स्टमक यदि हम रिमूव कर देते हैं तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है, और पार्ट ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड तो उसको पार्शियल या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं, राइट। और पार्ट ऑफ नियर बाय टिश्यू और ऑर्गन यदि रिमूव किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी को पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहते हैं। दो टाइप रहते हैं, ए और बी। ए के अंदर लिखा है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, बी में लिखा है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर तो एंटायर स्टमक, पूरा एंटायर स्टमक इज रिमूव्ड, ये आपको नोट्स में लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड, राइट। तो ये दोनों गैस्ट्रेक्टोमी के टाइप हो गए। और नेक्स्ट आपको वही करना है, नर्सिंग केयर प्लान इस पे बनाना है। नर्सिंग केयर प्लान का भी मैं स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको देख के असाइनमेंट फॉर्म में बनाना है और उसको याद करना है, राइट। 1 2 3 नर्सिंग केयर प्लान इसके अंदर है जो मैं आपको PDF में मैंने आपको अवेलेबल करवाए हैं। तो ये हो गया पेप्टिक अल्सर। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम आप क्लासेस को अटेंड करते रहें। यदि कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप पूछते रहें, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम पे जब आप एक साथ डाउट लेके आओगे, मेरे पास इतना समय रहेगा नहीं और आपको फिर बर्डन बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम्स का सामना करते समय आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, सब्जेक्ट बड़ा है, चीज़ें सारी एक से एक बढ़ के डिटेल जाना पड़ता है। बहुत बार आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल सर्च करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी सर्जरी ऐसी हैं जो सर्जरी या फिर थेरेपी या मेडिसिन ऐसी हैं जिसको आपको नेट पे भी सर्च करना पड़ सकता है यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली कोई भी लेक्चरर ऐसा नहीं है जो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे और अपना 24 घंटे की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर दे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दे रहा हूँ और आपको अलाउड है कि आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ओके। लेकिन बस यही है कि आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें, क्लासेस सीरियसली अटेंड करें, नोट्स बनाएं, वीडियो को रिवाइज करके देखें, और फिर भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, ओके। ऑल द बेस्ट।